हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी जूनियर के बारे में। निफ्टी जूनियर को निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहा जाता है और इसमें सेकंड लेयर 50 कंपनीज होती हैं। जैसे निफ्टी 50 में अपने अपने सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, तो निफ्टी जूनियर में वो सारी 50 कंपनीज होती हैं जो सेकंड बेस्ट 50 कंपनीज हम कह सकते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, ओवरऑल स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन सेकंड लेयर की होती है, यानी कि साइज में लार्जेस्ट से थोड़ी सी छोटी होती हैं। जैसे निफ्टी 50 को रखने का यही एक आइडिया है कि हम कि ओवरऑल अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो यानी कि पूरी ही मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर अगर हम निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं तो हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने पैसा लगाया है, निफ्टी इंडेक्स में हमने पैसा लगा दिया है। तो यानी कि स्टॉक मार्केट की जो बेस्ट कंपनीज हैं हमने उनमें पैसा लगाया है। लेकिन क्योंकि ये लार्जेस्ट साइज की होती हैं तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सेचुरेशन आ चुका होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ दिस कंपनीज। लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, जिसको निफ्टी जूनियर भी कहते हैं, तो यहाँ पर हायर मिड साइज कंपनीज होती हैं, यानी कि लार्जेस्ट नहीं होती, उनसे थोड़ी सी कम होती है। तो इनके पास मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो स्कोप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि यहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बनता है, थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट की अनसर्टेन सिचुएशंस में ये टॉप से नीचे भी ज़्यादा जाती हैं, लेकिन जब मार्केट चलनी शुरू होती है तो नीचे से ऊपर भी ज़्यादा जाती हैं। और जो यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ रेट है वो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा होता है। ये उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी निफ्टी 50 में कंपनीज हैं। अगर इसको और डिटेल में समझा जाए तो एक बार हम जैसे निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स में गए और निफ्टी 50 की हमने बात की, और अगर हम लास्ट 10 इयर्स का एक बार डेटा देखने लगें कि 17 अगस्त 15 से लेकर अभी 3 सितंबर तक इसने कितना निफ्टी ने कितना परसेंट का ग्रोथ दिखाया, तो इसको चेक करने का बड़ा एक छोटा सा तरीका है कि हम यहाँ पर इंडिकेटर को प्लॉट करें, और इंडिकेटर में हम यहाँ पर सी ए जी आर को ले सकते हैं, सी ए जी आर कस्टम रेंज। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, और फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे 3 सितंबर है तो 31 अगस्त से हमने यहाँ पर इसको प्लॉट किया, और आज का हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। तो ये 12% का सी ए जी आर दिया है लास्ट 10 इयर्स में निफ्टी 50 ने। तो ये बहुत बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी फिगर इससे ज़्यादा आती भी नहीं है। निफ्टी 50 एक्चुअल में हमें वही रिटर्न दे पाती है लॉन्ग टर्म में जो जीडीपी ग्रोथ है प्लस इन्फ्लेशन है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के साथ और इन्फ्लेशन के साथ ही इंडिया की जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, और उन्हीं से जीडीपी चलती है, और जीडीपी से ही वो कंपनीज चलती हैं। तो एक दूसरे के साथ साथ ही ये चीज़ें चलती हैं। अब अगर यहाँ पर हम निफ्टी जूनियर की बात करने लगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करने लगे, और फर्स्ट सितंबर 31 अगस्त से 2015 से अब तक की अगर हम ग्रोथ देखने लगे, तो ये हमारा 12.9% है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आया क्या? देखो, अगर हम आज की बात देखेंगे तो 12.9%, एंड निफ्टी 50 में देखेंगे तो 12%। ये 0.9% का है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखने लगें तो बैंक निफ्टी में यही ग्रोथ हमारी 12.2% है। और निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखने लगें, इस निफ्टी स्मॉल कैप की एक बार बात करते हैं, तो ये हमारा 13.1% है। और तो यही सारे मेन हमारे इंडेक्स हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि निफ्टी 50 अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, और थोड़ा सा चेंज करने में अगर हम इसके पैटर्न की जो डेट है, इसको डेट को हम वापस से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से एक बार डिलीट करते हैं। नहीं, आ गया। और हम इसको टॉप तक लेकर चलते हैं कि जब इसने टॉप बनाया था 27 सितंबर को, तब हमारी कितनी सी ए जी आर थी? तो ये 14% की सीएजीआर है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम निफ्टी नेक्स्ट को देखने लगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करने लगे, तो ये हमारी सीएजीआर 16.1% थी। सो ये मैं मेन चीज आपको बताना चाह रहा था कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी से ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है, और जब मार्केट अनसर्टेन कंडीशंस में होती है तो निफ्टी
की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नीचे आती है। तो जैसे हम यहाँ पर एक बार निफ्टी 50 को वापस से ओपन करते हैं और हम यहाँ पर परसेंटेज का नीचे जाना देखें कि जो इसने हाई बनाया था जनवरी में, तब से निफ्टी कितना नीचे गया। तो ये हमारा 39% नीचे गया था। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट की अगर हम बात करने लगें कि इस पीरियड में निफ्टी नेक्स्ट कितना नीचे गया, तो निफ्टी नेक्स्ट ने जो हाई बनाया था वो हाई हमारा जनवरी 18 में बनाया था। और जनवरी 18 में जो हाई बनाया वहां से लेकर अगर इसको हम देखने लगे तो इसने 42% नीचे गया। और जनवरी 18 से अगर हम सेम निफ्टी को देखने लगे यहाँ पर तो आपको डिफरेंट सिनेरियो नजर आएगा कि जनवरी 18 हमारा इस लेवल पर था, दिस इज हियर, और यहाँ से हम देखने लगे तो ये हमारा 32% डाउन गया था। तो निफ्टी हमारा 32% डाउन गया, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड हमारा लगभग 42% डाउन गया। तो बढ़ता भी ज्यादा है और गिरता भी ज्यादा है। तो इस हाई वोलेटाइल वाले सेक्शन में अगर काम किया जाए तो अगर हम अपनी अप्रोच ठीक रखें तो यहाँ पर मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में, निफ्टी नेक्स्ट में ज्यादा होते हैं। और जो सेफ्टी की बात है, सेफ्टी यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेम ही साइज की मींस सेम ही अच्छी कंपनीज को पिक करते हैं, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट इज नेक्स्ट 50 बेस्ट कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी को एज सच कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन स्पीड हमारी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक और अच्छा पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है कि निफ्टी जिस टाइम पर चलना शुरू करे उसी सेम टाइम पर निफ्टी नेक्स्ट चलना शुरू करे। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि निफ्टी पहले बढ़ जाती है, उसके बाद में निफ्टी जूनियर बढ़ना शुरू होता है, और ये हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देता है कि निफ्टी के स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स काफी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में अभी स्टॉक्स ऊपर नहीं गए। तो उस को प्रॉफिट बुक करके हम वापस से निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार वैल्यूएशन की ओर बात करते हैं। जब वैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर जाते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पी रेशियो है वो 20.7 का है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करने लगे तो 21.6 है, और निफ्टी मिड कैप की बात करने लगे हम यहाँ पर तो 36.1 है। तो अभी करंट में निफ्टी जूनियर यहाँ पर सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर है। अब साथ में हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में हम वापस से गए और हम 10 इयर्स का एक बार पी रेशियो का एवरेज देखते हैं कि लास्ट 10 इयर्स का पी रेशियो का एवरेज क्या रहा है। तो लास्ट 10 इयर्स में देखोगे तो अभी यहाँ पर जून 22 को छोड़कर अगर जून 22 की बात करें तो 17.9 तक गया है पी रेशियो, लेकिन अदरवाइज पूरे पीरियड में अभी यहाँ पर लोएस्ट लेवल पर ये हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पी रेशियो है सबसे लोएस्ट लेवल पर है 20.7 पर। और लास्ट 3 इयर्स में देखें तो लास्ट 3 इयर्स में लोएस्ट लेवल पर है, और लास्ट 1 ईयर में देखें तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन इस तरीके से अपने फेवर में है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं वो अभी किस तरीके से एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये लेवल्स हमारे कहां तक जाते हैं एक्चुअल में। तो हम एक बार इसको हटा दें और मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स के बेस पर बताना चाहता हूं कि जब भी निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर 300 डे मूविंग एवरेज जो मैंने बीच में लगाया हुआ है, ऊपर की ग्रीन लाइन हमारी ऑल टाइम 52 वीक हाई की है और रेड लाइन हमारी 52 वीक लो की है। तो जब ये नीचे जाए और 52 वीक लो को टच करे तो बेसिकली जितना लाइफ टाइम हाई से नीचे जाता है उतना ही और फर्दर ऊपर जाता है। इसको आसानी से हम यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए था, यहाँ तक ये गया लगातार, उसके बाद में फिर से नीचे आया यहाँ पर, और फिर हमारा ये टारगेट होना चाहिए था, हमने यहाँ पर ये मार्क कर लिया, इसने अचीव किया। उसके बाद में फिर से इसने काफी नीचे तक गया और लाइफ टाइम हाई के ऊपर हम लगा कर देखें तो पहली बात तो यही हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर देखें और ये हमारा टारगेट फिर से अचीव हो गया। तो जितना भी डेप्थ होता है लाइफ टाइम हाई से 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाकर और 52 वीक लो को जब ये टच करता है तो उतना ही लाइफ टाइम हाई से और ऊपर जाता है। ये पास्ट में इसने हमेशा से यहाँ पर शोकेश किया है। तो अगर हम अभी की बात करने लगे कि अभी इसका कितना टारगेट निकल कर आता है
तो हम यहाँ पर देखें कि इसने 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया और 52 वीक लो को इसने टच किया। तो ये लाइफ टाइम हाई से सेम डेप्थ ऊपर ले जाकर हमारा टारगेट इंडिकेट करता है, एंड दिस इज कमिंग 99,370। तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख है। अब ये हमारा अगर टारगेट निकल कर आता है और करंट प्राइस से हम देखने लगे कि जो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का करंट प्राइस है, यहाँ से जो मूवमेंट देखें, ये ऑलमोस्ट 47% की मूवमेंट है। तो अगर इस 47% को हमने कमाना है तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि जो ETF है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, जिसको जूनियर निफ्टी भी कहते हैं, और वो अलग अलग अपने म्यूचुअल फंड हाउसेस के हैं। अगर हम ETF में जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है निप्पो एसेट मैनेजमेंट, उसकी बात करने लगे तो जूनियर बीज के नाम से ये नजर आता है, और हम यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं जूनियर बीज। हम यहाँ पर स्टॉक्स में गए और जूनियर निफ्टी जूनियर बीज के नाम से हमारा फंड्स में आना चाहिए, और फंड्स में हम गए और ये हमारा निकल कर आ गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके से ये सेम रिप्रेजेंट करता है, और अभी 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। यहाँ पर ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें निकाल कर देता है। अब पॉइंट ये आता है कि इसके जो स्टॉक्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के, इसके एक बार इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी हम देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा किस तरह की कंपनीज हैं, और वो अभी लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे हैं और 300 डे मूविंग एवरेज से कितना नीचे हैं। तो हमारी पास पूरी लिस्ट तैयार है। ये निफ्टी की लिस्ट है, उसके नीचे मैंने यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की लिस्ट बनाई हुई है, और हम यहाँ पर अगर देखने लगे तो ये साफ साफ हमें नजर आता है कि ABB ऊपर से अभी बहुत नीचे चल रहा है। नेक्स्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन टॉप से बहुत नीचे है, अदानी ग्रीन एनर्जी टॉप से नीचे है, अदानी पावर नीचे है, अंबुजा सीमेंट भी काफी नीचे है, अदानी टोटल गैस नीचे है, बजाज होल्डिंग ऊपर चल रहा है, और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा मिड में है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स काफी नीचे है। बोश इंडिया लाइफ टाइम हाई पर है, दिस इज वन एक्सेप्शन। कैनरा बैंक ऊपर से नीचे आया, चोलामंडलम ऊपर जाकर नीचे आया, अभी डाबर इंडिया नीचे है, डिवीज लैब ऊपर चल रहा है, DLF मिड में है, एवेन्यू सुपरमार्ट मिड में है, गेल इंडिया नीचे है, गोदरेज नीचे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ये नीचे है, हेवल्स नीचे है, ICICI लोम्बार्ड नीचे है। लाइफ टाइम हाई से सारे काफी नीचे हैं। ICICI प्रूडेंशियल नीचे है, इंटरग्लोब ऊपर चल रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नीचे है, IRCTC काफी नीचे है, IRFC नीचे है, जिंदल स्टील ऊपर है, और यहाँ पर जियो फाइनेंशियल मिड में है, JSW एनर्जी काफी नीचे है, LIC काफी नीचे है, लोधा डेवलपर नीचे है, LTI माइन टाइम नीचे है, और संवर्धना भी नीचे है, इन्फो एज, NHPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पिडलाइट मिड में जा चुका है, पंजाब नेशनल बैंक नीचे है, REC बिल्कुल नीचे है, और अगर वापस से लाइफ टाइम हाई तक भी जाए तो यहाँ से 80-90% का अपमूव नजर आता है। हम अगर इस ड्राइंग को पूरा देखें और वापस से अगर ये लाइफ टाइम हाई तक ही चला जाए तो यहाँ से 77% का अपमूव है। तो इस तरीके से अब श्री सीमेंट टॉप पर है, सीमेंस नीचे है, टाटा पावर नीचे है, टोरेंट ऊपर है, TVS मोटर्स ऊपर है, यूनियन बैंक काफी नीचे है, यूनाइटेड स्पिरिट नीचे है, वरुण बेवरेजेस नीचे है, वेदांता नीचे है, और जाइडस नीचे है। तो ये हमारी पूरी लिस्ट इस तरह से खत्म होती है, और हम इसमें देखें तो 50 स्टॉक्स में से बारिंग 4-5 स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई पर हैं, बाकी सारे ही काफी नीचे हैं, और ये सारी क्वालिटी कंपनीज हैं। यू हैव सीन द नेम ऑफ दीज कंपनीज। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा जब हम स्टडी करते हैं मार्केट में और अपने आप को सिक्योर भी करना चाहते हैं कि हम सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में काम करें और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो, तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं तो कन्विक्शन आती है। अब इन्हीं सारे स्टॉक्स को अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट का भी एक बार स्टडी करो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने हाईएस्ट एवर गेन पब्लिश किए हुए हैं रिसेंट क्वार्टर में एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, और वो ऊपर से नीचे भी हैं, इंडेक्स भी पूरा नीचे है, और इंडेक्स पूरी तैयारी में भी है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यही इसका पास्ट का आज तक का पैटर्न रहा है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, पी रेशो जो 20 का है वो बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में भी सस्ता है, और अगर इसका अपने ही वैल्यूएशन से लास्ट 10 इयर्स में देखा जाए तो वहां भी बहुत सस्ता है, लास्ट 3 इयर्स एंड 1 ईयर में तो सस्ता है ही। तो जितना स्टडी करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक पुरानी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, मोर रिस्क मोर गेन। ये एक्चुअल में गलत कहावत है। मोर रिस्क कभी भी मोर गेन में ट्रांसलेट नहीं होता, वहाँ बीच में धोखा मिल जाता है और हम यहाँ पर अपना पैसा खो भी देते हैं।
मोर पेन इज इक्विलेंट टू मोर गेन। सो जो सही कहावत है वो ये है, मोर पेन मोर गेन। यहाँ पर मोर पेन का मतलब मोर मेहनत से है, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर गेन होगा। ये कहावत एक्चुअल में ऐसे है, ना कि मोर रिस्क मोर गेन। मोर जोखिम कभी भी मोर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता, वो फाइनली ले डूबता है। जैसे आज ही न्यूज़पेपर में लाइव मिनट्स में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो चाइना के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उनका $300 बिलियन के आसपास का डिफ़ॉल्ट है डेट का। इट्स अ बिग थिंग। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा जोखिम लेकर, रिस्क लेकर, अपने आप को एक्स्ट्रा लिवरेज करके तब ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो मोर रिस्क मोर गेन में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म कर गया। अगर इसी चीज़ को हम मोर रिस्क में कन्वर्ट नहीं करते और जितनी अपनी कैपेसिटी थी उसी में कंसिस्टेंटली ग्रो करते चलते, तो ये मोर रिस्क का जीरो पर नहीं लाकर छोड़ता, यहाँ पर मोर पेन मोर गेन वाली सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें समझदार बने रहने की ज़रूरत है। मार्केट से एक ही दिन में सारा कमाने की मत सोचो। मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक कमाते रहने की सोचो और स्मार्ट वर्क करके वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेकर मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश मत करो। वो हमारे लास्ट 10-20 इयर्स के सारी मेहनत को ज़ीरो कर सकता है। जैसे अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करने को लगे हुए हैं अच्छे से, कि जो लास्ट 25 इयर्स के यूएस और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, उनको ज़ीरो करने पर लगे हुए हैं। लास्ट 25 इयर्स की हम क्यों काउंट कर रहे थे? क्योंकि जब पोखरन में अपना न्यूक्लियर अपना इन्वेंशन हुआ था और हम न्यूक्लियर कंट्री बने थे, कैपेबल कंट्री बने थे, तब इंडिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस थी। उसके बाद में चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। अभी 25 इयर्स के बाद फिर से सेम सिनेरियो आ गया। तो इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है और हार्ड वर्किंग पीपल हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 3 फीट का कोई बच्चा है, उसको शाउट किया जाए, उसको रोका जाए, तो वो 5 फीट तक नहीं होगा। हो सकता है 6 फीट तक नहीं हो, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, लेकिन 5 तक वो फिर भी पहुंचेगा। इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए कि इंडिया अभी 2 फीट का बेबी है, ये 5 फीट का तो होगा ही होगा। इसको प्यार से समझाने की ज़रूरत है, इसको अपने साथ रखने की ज़रूरत है, ये हेल्प करेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी एरोगेंस में आते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका जिस कंट्री से हाथ छोड़ दे, अमेरिका के बिना पूरा विश्व डेड हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये वीक स्टेटमेंट है। और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी, उनके एक्सप्रेशंस देखना, अजीब से एक्सप्रेशंस कर रहे हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं ये, मीन्स ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है। तो अमेरिका कितने साल पुराना है? 400-500 साल पुराना है। इंडिया मीन्स किसी को याद भी नहीं है कितने हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। वे भूल जाते हैं, क्योंकि शायद हमारे इतिहास में पिछले 300-400 का ही 300-400 साल का ही इतिहास पढ़ाया जाता है। उससे पहले 2000 साल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। 3000 इयर्स पुराना इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कि जो ग्लोरी थी इंडिया की। इंडिया यूज्ड टू बी द मेजर जीडीपी इन द वर्ल्ड, और 1/3 जीडीपी पूरे वर्ल्ड का इंडिया ही अकेला लेकर बैठा होता था। वो टाइम फिर से आए, ऐसी विश है। और इसमें सभी को साथ में काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोस्पर बनाओ, सबका साथ दो, एक अच्छे नागरिक बन के रहो, इंडिया ग्रो करेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, और आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।